नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत की जानी मानी एयरलाइन इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, जिसे आप इंडिगो के नाम से जानते हैं, उसके हालिया वित्तीय नतीजों पर गहराई से बात करेंगे। यह एनालिसिस वित्तीय वर्ष 25 की चौथी तिमाही और पूरे वित्तीय वर्ष 25 के नतीजों पर आधारित है। एक निवेशक के तौर पर आपके लिए इन नतीजों को समझना बेहद जरूरी है, ताकि आप कंपनी के प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं का सही आकलन कर सकें। इंडिगो एयरलाइन की स्थापना गुरुग्राम की भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज के राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने 2005 में एक निजी कंपनी के रूप में की थी। इंडिगो दूसरी सबसे बड़ी एशियाई एयरलाइन है और यात्रियों को ले जाने के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक है। आगे बढ़ने से पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह प्रस्तुति कुछ फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स यानी भविष्य की संभावनाओं के बारे में अनुमान लगाती है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक नतीजे इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। साथ ही इस वित्तीय वर्ष से कंपनी ने अपने वित्तीय नतीजों को निकटतम पूर्ण संख्या में राउंड ऑफ करना शुरू किया है और पिछले साल के आंकड़ों को भी इसी तरह समायोजित किया गया है ताकि तुलना आसान हो। चलिए सबसे पहले कंपनी के नेटवर्क यानी उड़ानों के जाल पर नजर डालते हैं। वित्तीय वर्ष 25 के अंत तक इंडिगो के पास कुल 434 विमान थे। यह पिछले वित्तीय वर्ष 24 के अंत में मौजूद 367 विमानों से 67 विमान ज्यादा हैं। विमानों की संख्या में यह वृद्धि कंपनी की विस्तार योजनाओं को दर्शाती है। वित्तीय वर्ष 25 में कंपनी ने अपनी उपलब्ध सीट किलोमीटर, जिसे एस्क कहते हैं, यानी कुल सीटों और उड़ी गई दूरी का गुणनफल में 13.1% की वृद्धि दर्ज की। यह बढ़कर 157.5 बिलियन हो गया। यात्री किलोमीटर यानी भुगतान करने वाले यात्रियों द्वारा उड़ी गई कुल दूरी में भी 13.1% की समान वृद्धि हुई, जो 135.4 बिलियन रही। घरेलू गंतव्यों की बात करें तो वित्तीय वर्ष 25 में इनकी संख्या 91 थी, जो पिछले साल से 3 ज्यादा है। अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों की संख्या बढ़कर 40 हो गई, जो पिछले साल से 7 ज्यादा है। कंपनी ने रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से 54 अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए भी सेवाएं प्रदान की। यह विस्तार कंपनी की पहुंच बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। अब हम कंपनी के बेड़े यानी फ्लीट की बनावट को समझते हैं। 31 मार्च 2025 तक इंडिगो के पास कुल 434 विमान थे। इनमें 62 विमान कंपनी के स्वामित्व वाले या फाइनेंस लीज पर थे, 345 ऑपरेटिंग लीज पर थे और 27 डैम्प लीज पर थे। डैम्प लीज एक तरह का किराया समझौता है जिसमें विमान के साथ क्रू, रख रखाव और बीमा भी शामिल होता है, जो अक्सर अस्थायी क्षमता के लिए इस्तेमाल होता है। इस फ्लीट में मुख्य रूप से एयरबस A320 नियो 195, एयरबस A321 नियो 135 और ATR 48 विमान शामिल थे। डैम्प लीज में 3 बोइंग 777, 14 एयरबस A320 CEO, 9 बोइंग 737 और 1 बोइंग 777 विमान थे। ये विविधता कंपनी को अलग अलग रूट्स पर परिचालन में लचीलापन देती है। चलिए अब देखते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा और एक इन्वेस्टर के तौर पर आपके लिए इसके क्या मायने हैं। हम पहले चौथी तिमाही जनवरी मार्च 2025 के नतीजों की तुलना पिछले साल की चौथी तिमाही से करेंगे और फिर पूरे वित्तीय वर्ष 25 के नतीजों की तुलना वित्तीय वर्ष 24 से करेंगे। वित्तीय वर्ष 25 की चौथी तिमाही में कंपनी की कुल आय यानी टोटल इनकम 2,30,975 मिलियन रुपये रही। यह पिछले साल की इसी तिमाही की 1,85,051 मिलियन रुपये की आय से 24.8% ज्यादा है। यह वृद्धि कंपनी के बढ़ते परिचालन और यात्री संख्या को दर्शाती है।
पूरे वित्तीय वर्ष 25 के लिए कुल आय 8,40,982 मिलियन रुपए रही। यह वित्तीय वर्ष 24 की 7,12,312 मिलियन रुपए की आय से 18.1% ज्यादा है। यह पूरे साल में कंपनी के राजस्व में मजबूत वृद्धि को दिखाता है। अब खर्चों की बात करते हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का कुल खर्च 1,99,281 मिलियन रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही के 1,67,341 मिलियन रुपये से 19.1% ज्यादा है। परिचालन बढ़ने के साथ खर्चों में वृद्धि स्वाभाविक है। पूरे वित्तीय वर्ष 25 के लिए कुल खर्च 7,65,048 मिलियन रुपए रहा, जो वित्तीय वर्ष 24 के 6,31,819 मिलियन रुपए से 21.1% ज्यादा है। खर्चों में वृद्धि आय में वृद्धि से थोड़ी ज्यादा रही है। लाभप्रदता के प्रमुख संकेतक एबिटडार पर आते हैं। यह ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और विमान किराए से पहले की कमाई होती है। चौथी तिमाही में एबिटडार 69,482 मिलियन रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही के 44,123 मिलियन रुपए से 57.5% ज्यादा है। ये एक मजबूत वृद्धि है। पूरे वित्तीय वर्ष 25 के लिए एबिटडार 2,12,520 मिलियन रुपए रहा, जो वित्तीय वर्ष 24 के 1,75,447 मिलियन रुपए से 21.1% ज्यादा है। एबिटडार मार्जिन यानी एबिटडार को परिचालन आय से विभाजित करने पर चौथी तिमाही में 31.4% रहा, जो पिछले साल के 24.8% से 6.6% अंक ज्यादा है। पूरे वित्तीय वर्ष 25 के लिए एबिटडार मार्जिन 26.3% रहा, जो वित्तीय वर्ष 24 के 25.5% से 0.8% अंक ज्यादा है। यह दर्शाता है कि कंपनी अपने मुख्य परिचालन से लगातार बेहतर कमाई कर रही है। पीबीटी 75,934 मिलियन रुपए रहा, जो वित्तीय वर्ष 24 के 80,493 मिलियन रुपए से 5.7% कम है। पीबीटी मार्जिन 9.4% रहा, जो पिछले साल के 11.7% से 2.3% अंक कम है। यह दिखाता है कि पूरे साल के स्तर पर टैक्स और ब्याज का प्रभाव मुनाफे पर पड़ा है। टैक्स के बाद का मुनाफा, जिसे पैट या नेट प्रॉफिट कहते हैं, चौथी तिमाही में 30,675 मिलियन रुपए रहा, जो पिछले साल के 18,948 मिलियन रुपए से 61.9% ज्यादा है। पैट मार्जिन 13.8% रहा, जो पिछले साल के 10.6% से 3.2% अंक ज्यादा है। पूरे वित्तीय वर्ष 25 के लिए पैट 72,584 मिलियन रुपए रहा, जो वित्तीय वर्ष 24 के 81,725 मिलियन रुपए से 11.2% कम है। पैट मार्जिन 9.0% रहा, जो पिछले साल के 11.9% से 2.9% अंक कम है। यह दर्शाता है कि पूरे साल के स्तर पर टैक्स और फाइनेंस कॉस्ट का असर नेट प्रॉफिट पर पड़ा है, भले ही परिचालन से कमाई बढ़ी हो। कंपनी ने फाइनेंस इनकम और फॉरेक्स यानी विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव के प्रभाव को अलग से भी दिखाया है। फॉरेक्स लॉस या गेन का नतीजों पर असर पड़ सकता है। चौथी तिमाही में फॉरेक्स पर 864 मिलियन रुपए का लॉस हुआ, जबकि पिछले साल 2 मिलियन रुपए का गेन था। पूरे साल में फॉरेक्स पर 16,092 मिलियन रुपए का लॉस हुआ। फॉरेक्स प्रभाव को छोड़कर देखें तो चौथी तिमाही में एबिटडार 68,618 मिलियन रुपए रहा और पैट 29,811 मिलियन रुपए रहा। पूरे वित्तीय वर्ष 25 के लिए फॉरेक्स को छोड़कर एबिटडार 2,28,612 मिलियन रुपए और पैट 88,676 मिलियन रुपए रहा। ये आंकड़े कंपनी के मुख्य परिचालन की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। राजस्व ब्रेकअप पर एक त्वरित नजर डालते हैं।
परिचालन से राजस्व यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस चौथी तिमाही में 2,21,519 मिलियन रुपए रहा, जो पिछले साल से 24.3% ज्यादा है। पूरे साल के लिए यह 8,08,029 मिलियन रुपए रहा, जो पिछले साल से 17.3% ज्यादा है। अन्य आय यानी अदर इनकम चौथी तिमाही में 9,456 मिलियन रुपए रही, जो 39.1% ज्यादा है। पूरे साल के लिए यह 32,953 मिलियन रुपए रही, जो 41.6% ज्यादा है। यह कंपनी की कुल आय में अन्य स्रोतों के बढ़ते योगदान को दिखाता है। रास्क यानी प्रति उपलब्ध सीट किलोमीटर राजस्व चौथी तिमाही में 5.26 रुपये रहा, जो पिछले साल के 5.13 रुपये से 2.5% ज्यादा है। पूरे साल के लिए रास्क 5.14 रुपये रहा, जो पिछले साल के 4.96 रुपये से 3.7% ज्यादा है। रास्क में वृद्धि दर्शाती है कि कंपनी प्रति सीट किलोमीटर ज्यादा राजस्व कमा पा रही है। अब हम कंपनी के खर्चों पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ा खर्च विमान ईंधन पर होता है। चौथी तिमाही में ईंधन खर्च 67,530 मिलियन रुपए रहा, जो पिछले साल से 12.9% ज्यादा है। पूरे साल के लिए यह 2,61,973 मिलियन रुपए रहा, जो 9.6% ज्यादा है। ईंधन की कीमतें एयरलाइन के खर्चों पर सीधा असर डालती हैं। विमान और इंजन किराए का खर्च चौथी तिमाही में 8,641 मिलियन रुपए रहा, जो पिछले साल से 123.9% ज्यादा है। पूरे साल के लिए यह 30,103 मिलियन रुपए रहा, जो 180.0% ज्यादा है। यह वृद्धि बेड़े में नए विमानों को शामिल करने और लीजिंग समझौतों के कारण हो सकती है। कर्मचारी लागत यानी एम्प्लॉय कॉस्ट चौथी तिमाही में 19,472 मिलियन रुपए रही, जो पिछले साल से 8.3% ज्यादा है। पूरे साल के लिए यह 74,725 मिलियन रुपए रही, जो 15.6% ज्यादा है। परिचालन विस्तार के साथ कर्मचारियों की संख्या और संबंधित लागतों में वृद्धि अपेक्षित है। कास्क यानी प्रति उपलब्ध सीट किलोमीटर लागत चौथी तिमाही में 4.51 रुपये रहा, जो पिछले साल के 4.62 रुपये से 2.5% कम है। पूरे साल के लिए कास्क 4.66 रुपये रहा, जो पिछले साल के 4.38 रुपये से 6.4% ज्यादा है। तिमाही आधार पर लागत में कमी अच्छी खबर है, लेकिन पूरे साल के स्तर पर लागत बढ़ी है। ईंधन को छोड़कर कास्क यानी कास्क एक्स फ्यूल चौथी तिमाही में 2.90 रुपये रहा, जो पिछले साल के समान है। पूरे साल के लिए यह 3.00 रुपये रहा, जो पिछले साल के 2.66 रुपये से 12.5% ज्यादा है। यह दर्शाता है कि ईंधन के अलावा अन्य परिचालन लागतें पूरे साल के स्तर पर बढ़ी हैं। कंपनी की बैलेंस शीट पर नजर डालें तो 31 मार्च 2025 तक कंपनी के पास कुल कैश 4,81,705 मिलियन रुपए था। इसमें फ्री कैश 2,08,231 मिलियन रुपए और प्रतिबंधित कैश 1,50,174 मिलियन रुपए शामिल था। कुल कैश पिछले साल के 3,47,376 मिलियन रुपए से 38.7% ज्यादा है। कुल आरण यानी टोटल डेट 31 मार्च 2025 तक 6,68,098 मिलियन रुपए था। इसमें कैपिटलाइज्ड ऑपरेटिंग लीज लायबिलिटी 4,79,801 मिलियन रुपए और अन्य आरण 1,88,297 मिलियन रुपए शामिल था। कुल आहरण पिछले साल के 5,12,801 मिलियन रुपए से 30.3% ज्यादा है। वित्तीय वर्ष 25 में कंपनी का प्रदर्शन पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले राजस्व और एबिटडा के मामले में लगातार वृद्धि दिखाता है। हालांकि पूरे साल के स्तर पर पैट पिछले साल से थोड़ा कम रहा है, जिसका मुख्य कारण फाइनेंस कॉस्ट और फॉरेक्स लॉस का प्रभाव हो सकता है।
एक निवेशक के तौर पर आपको कंपनी के बढ़ते नेटवर्क, बेड़े के विस्तार और परिचालन दक्षता जैसे लॉट फैक्टर और रास्क में सुधार पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव, फॉरेक्स प्रभाव और बढ़ते लीजिंग खर्चों जैसे कारकों पर भी नजर रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित कर सकते हैं। कुल मिलाकर इंडिगो ने वित्तीय वर्ष 25 में परिचालन और राजस्व के मोर्चे पर मजबूत वृद्धि दिखाई है। हालांकि लागत प्रबंधन, विशेष रूप से लीजिंग और फाइनेंस कॉस्ट और बाहरी कारक जैसे फॉरेक्स, भविष्य में कंपनी के नेट प्रॉफिट के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इन सभी पहलुओं का विश्लेषण करके ही आप एक सूचित निवेश निर्णय ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो के वित्तीय वर्ष 25 के नतीजों का हमारा एनालिसिस। उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वित्तीय अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।